नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स क्या होते हैं और उनका उत्पादन किस प्रकार से होता है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, जिसमें मुख्य रूप से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स अर्थात कॉर्टिसोल, उसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रेनल एंड्रोजेंस, यह सब वास्तव में अलग अलग प्रकार से ये रेगुलेटेड रहते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम है मिनरल्स को कंट्रोल करना, तो यह कंट्रोल होते हैं पोटेशियम या सोडियम की मात्रा से और एंजियोटेंसिन 2 की मात्रा से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम है इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, यह मुख्य रूप से पिट्यूटरी से उत्पन्न होने वाले एसीटीएच के द्वारा रेगुलेट होते हैं। और एड्रेनल एंड्रोजेंस का काम है एड्रेनल एंड्रोजेंस उत्पन्न करना, और यह कुछ मात्रा में तो एसीटीएच, लेकिन मुख्य रूप से एक दूसरे हार्मोन, दूसरे फैक्टर CASH के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि ACTH के द्वारा यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। HPA एक्सिस का मतलब हुआ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल्स। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है ACTH अर्थात एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और यह एड्रेनल कॉर्टेक्स की जोन ऑफ फेसिकुलेटा के सेल्स को स्टिमुलेट करके वहां से सिक्रीट कराते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल। तो इस प्रकार से ये 3 लेयर्स में 3 टियर सिस्टम है, CRH, ACTH और कॉर्टिसोल। और यह कॉर्टिसोल दोबारा निगेटिव फीडबैक के द्वारा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करता है। अच्छा, एक विशेष बात और भी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के विषय में कि इनका रेगुलेशन ये केवल HPA एक्सिस के द्वारा नहीं होता। इसमें जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस तो बहुत तरह के इनपुट्स और भी लेता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेता है, थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर्स को लेता है, थोड़ा न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेता है। तो इन सब से भी हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होने वाला CRH प्रभावित होता रहता है। तो एक सर्केडियन रिदम, जो हम जानते हैं कि कुछ हार्मोन्स हैं जो सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हैं, अर्थात सुबह के समय ज़्यादा, शाम के समय कम, और यही पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जो डे एंड नाइट साइकिल है वह हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है। किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बहुत ठंड हो गई, बहुत गर्मी हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, तो यह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल एक्सेस, तो यह सब प्रभावित करते हैं हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले CRH को। और साथ ही एक दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है AVP आर्जिनिन वैसोप्रेसिन या ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, वह भी CRH के सिक्रीशन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से यह सारे हार्मोन्स जो हमारे CRH के सिक्रीशन को प्रभावित करते हैं, यह CRH जब उत्पन्न होता है तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके वहां से ACTH उत्पन्न कराता है, और ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स को, मुख्य रूप से जोन ऑफ फेसिकुलेटा के सेल्स को स्टिमुलेट करके वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल उत्पन्न करता है। और ये कॉर्टिसोल विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, और जब उनकी मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है तो निगेटिव फीडबैक से यह ACTH और CRH के सिक्रीशन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे हमने बात की कि यह हार्मोन ये सर्केडियन रिदम को या डे एंड नाइट साइकिल को फॉलो करते हैं। दिन के समय जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, हमारा ACTH और कॉर्टिसोल का सिक्रीशन कम होता जाता है। अर्ली मॉर्निंग यह 4, 5, 6 बजे से यह ACTH सिक्रीशन बढ़ता है, और यह एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स को स्टिमुलेट करके वहां से कॉर्टिसोल सिक्रीट कराता है। तो अर्ली मॉर्निंग प्रातः 6 बजे वह कॉर्टिसोल एक पीक लेवल पे होता है, और वहां से यह क्रमशः जैसे जैसे दिन बीतता जाता है इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और शाम को, रात में
मध्य रात्रि में इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम रहती है। तो इस प्रकार से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल हार्मोन, यह सर्केडियन रिदम या डे एंड नाइट साइकिल को फॉलो करते हैं। जो ACTH बन रहा है, यह ACTH वास्तव में एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है और प्रोटीनेशियस हार्मोन्स का एक विशेष उनका एक कैरेक्टर होता है कि सब एक बड़ी चेन से उत्पन्न होते हैं, एक बड़ी लॉन्ग प्रोटीन चेन से उत्पन्न होते हैं और इसी एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के फ्रेगमेंटेशन से टुकड़े टुकड़े होके तब उससे दूसरे हार्मोन्स बनते हैं। तो सबसे पहले प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसकी प्रोसेसिंग से 2 फ्रेगमेंट्स उत्पन्न हुए, बीटा LPH, बीटा लाइपोप्रोटीन और प्रो ACTH। इस प्रो ACTH की प्रोसेसिंग से एक फ्रेगमेंट ACTH तैयार हुआ। तो इस प्रकार से POMC, प्रो ACTH और उससे ACTH, यही ACTH शरीर में जाके एडेनोकॉर्टिकल सेल्स में जाके वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उत्पन्न कराता है। लेकिन इस POMC से उत्पन्न होने वाले कुछ और भी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके भी अभी पूरी तरह से उनके रोल्स मालूम नहीं है, लेकिन वह भी बहुत तरह से प्रभावी हो सकते हैं। बीटा LPH लाइपोप्रोटीन और एंडोर्फिन्स और MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बीटा MSH, अल्फा MSH, गामा MSH कई रूपों में अलग अलग फ्रेगमेंट से बनता है। तो यह मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह भी शरीर में पिगमेंटेशन को प्रभावित कर सकता है। एंडोर्फिन्स यह हमारे पेन पाथवेज को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो POMC के दूसरे फ्रेगमेंट्स हैं वह भी अलग अलग प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जिनके विषय में अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते। इनका एक फ्रेगमेंट ACTH, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ACTH ही ये किसी एड्रेनोकॉर्टिकल सेल पे जाकर और वहां से एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसके लिए ACTH, जो सेल की सरफेस पे ACTH रिसेप्टर्स होते हैं जो ACTH से कंबाइन करते हैं। ये ACTH क्या है? प्रोटीन हार्मोन, और हम जानते हैं प्रोटीन सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल सरफेस पे लगे होते हैं। तो ACTH का रिसेप्टर भी सेल सरफेस पे लगा हुआ है। इससे कंबाइन होने के बाद जो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में साइक्लिक AMP सिक्रीट होता है अंदर, वह इसके अन्य कार्यों को अंजाम देता है। तो ACTH ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। किस प्रकार से? सबसे पहले तो हमने समझा था कि स्टेरॉइडोजेनेसिस में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। यह कोलेस्ट्रॉल हमें 80% बाहर LDL से मिलता है। तो जो LDL रिसेप्टर्स हैं सेल सरफेस पे, उनको उनकी संख्या बढ़ा देता है। तो ACTH के द्वारा जब LDL रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ जाती है तो वह अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को अंदर ला पाते हैं। जो अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल अंदर आया, ये अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे स्टोर हो जाता है लिपिड ग्रेन्यूल्स में। आवश्यकता पड़ने पे इस कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स पर जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम लगता है तो उससे कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। तो ACTH क्या करते हैं कि इस कोलेस्ट्रॉल एस्टर से कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। बना हुआ कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो LDL से आया, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर से आया, चाहे वो एंडोजेनस जो 20% उत्पन्न होते हैं एसिटिलकोएंजाइम से, उससे आया, ये सभी कोलेस्ट्रॉल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके लिए आवश्यकता होती है एक स्टार प्रोटीन की, स्टेरॉइडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन की। तो यह स्टेरॉइड प्रोटीन यह हमारा ACTH के प्रभाव में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कराने में हेल्प करते हैं। हम पहले समझ चुके हैं कि कोलेस्ट्रॉल माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के वहां पे जो फर्स्ट रिएक्शन है वह है एक रेट लिमिटिंग स्टेप, जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट होता है, और यह कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम यह भी ACTH के द्वारा प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये पहले 4 स्टेप्स यह ACTH रेगुलेट करता है और इनके द्वारा
यह कॉर्टिसोल हार्मोन्स की सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो ACTH के रिसेप्टर्स क्या हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जो कि सेल सरफेस पे होते हैं। जी प्रोटीन के द्वारा यह साइक्लिक AMP उत्पन्न कराते हैं, जो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है और ये सारी गतिविधियां उत्पन्न कराता है। जो हम लोगों ने चारों अभी यह इनके प्रभाव पढ़े, इनमें से जो ACTH सिक्रीट होते ही स्टार प्रोटीन का स्टिमुलेशन, और यह एक्यूट इफेक्ट होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाने में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहुंचाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने लक्षण थे, LDL रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल एस्टर से कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कराना, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करना, यह सब क्रमशः अगले 24 घंटे में उत्पन्न होते हैं। ACTH के कुछ प्रभाव जो बहुत धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, वह है एड्रेनल कॉर्टिकल सेल्स, जो ना फेसिकुलेटर की सेल्स की का हाइपरप्लेजिया और उनकी हाइपरट्रॉफी, जिसके कारण से पूरी ग्लैंड आकार में बढ़ती जाती है। तो कुछ इफेक्ट्स हुए एक्यूट, कुछ इफेक्ट हुए क्रॉनिक, जो क्रमशः एड्रेनल कॉर्टिकल सेल से कॉर्टिसोल का सिक्रीशन, उनकी सिंथेसिस, उसको बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मित्रों समझा कि CRH ACTH को और ACTH कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को बढ़ाता है, और अंत में यही कॉर्टिसोल निगेटिव फीडबैक के द्वारा ACTH के सिक्रीशन को कम करता है कि मैं पर्याप्त मात्रा में बन चुका हूं और उत्पादन मत बढ़ाइए। यही निगेटिव फीडबैक से हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है कि CRH सिक्रीशन की अभी आवश्यकता नहीं है, शरीर में पर्याप्त मात्रा में कॉर्टिसोल हार्मोन उत्पन्न है, मौजूद है। तो इस प्रकार से ये HPA एक्सिस, यह एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण है, और इस एक्सिस में एक तथ्य हमें ध्यान में रखना है कि जब हम इनमें से तीनों उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को एक दूसरे के सापेक्ष जब हम उनको अध्ययन उनका करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि गड़बड़ी कहाँ हो सकती है। किसी भी एक हार्मोन को हम जब उसको टेस्ट करते हैं, तो हम कई बार फाइनल परेशानी क्या है, उसमें साइट ऑफ लीजन क्या है, बीमारी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, उसको हम नहीं जान पाते। तो इसके लिए हम मुख्य रूप से ACTH और कॉर्टिसोल, इन दोनों को टेस्ट करते हैं। सामान्य अवस्था में क्या हुआ, कॉर्टिसोल और ACTH के सिक्रीशन सामान्य मात्रा में मिल रहे हैं, तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड्स ठीक है, सामान्य मात्रा में कॉर्टिसोल बना रही हैं। इन्होंने इनहिबिट करके ACTH के सिक्रीशन को भी नियंत्रण में रखा है, दोनों नॉर्मल कंडीशन में है। अब क्या होता है, यदि हमारी एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स यह सूख गई, एट्रोफी हो गई, हाइपोप्लेजिया हो गया, इनके फंक्शंस कम हो गए, तब इनसे बनने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो निगेटिव फीडबैक है वो भी कम हो जाएगा। निगेटिव फीडबैक कम हो जाएगा तो पिट्यूटरी एक एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना चाहेगी कि भाई कॉर्टिसोल क्यों कम बन रहा है, उसको और बढ़ाओ, तो वह ACTH का सिक्रीशन बढ़ा देगी। तो सामान्य प्रक्रिया क्या हुई, यदि एड्रेनल ग्लैंड प्रभावित है, कॉर्टिसोल का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो यह निगेटिव फीडबैक से ACTH का सिक्रीशन बढ़ा देगी। तो प्राइमरी हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, कॉर्टिसोल की मात्रा कम होना, प्राइमरी मींस एड्रेनल ग्लैंड का अपना डिसऑर्डर। प्राइमरी हाइपोकॉर्टिसोलिज्म में कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, परंतु ACTH का सिक्रीशन उसको कंट्रोल करने के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन एक संभावना यह भी तो हो सकती है कि कॉर्टिसोल का सिक्रीशन कम एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स की गड़बड़ी के कारण से नहीं है, वह पिट्यूटरी की गड़बड़ी के कारण से है, अर्थात सेकेंडरी। एड्रेनल कॉर्टेक्स की, एड्रेनल ग्लैंड की अपनी प्रॉब्लम नहीं है, प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी प्रॉब्लम है पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी ACTH बना ही कम रही है,
जिसके कारण से कोर्टिसोल कम बन रहा है। तो इस प्रकार जब इन दोनों को हम साथ साथ एक दूसरे के सापेक्ष इनका अध्ययन करते हैं, कोर्टिसोल कम होना, हाइपोकोर्टिसोलिज्म। हाइपोकोर्टिसोलिज्म का कॉज क्या है? ग्लैंड का अपना कॉज है, तो एसीटीएच बढ़ा होगा। पिट्यूटरी का कॉज है, जहां से एसीटीएच बन रहा है, तो एसीटीएच कम होगा। हाइपोकोर्टिसोलिज्म प्राइमरी हो सकती है या सेकेंडरी हो सकती है। एक तीसरी अवस्था भी हो सकती है कि हाइपर कोर्टिसोलिज्म, कोर्टिसोल का सिक्रीशन आवश्यकता से अधिक। अब ये कोर्टिसोल का सिक्रीशन आवश्यकता से अधिक ये भी हो सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो हाइपोकोर्टिसोलिज्म में डिसफंक्शनल थी, कम काम कर रही थी, वह ओवर एक्टिव हो गई, हाइपरप्लास्टिक हो गई। अगर एड्रिनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म है, तो वो कोर्टिसोल का सिक्रीशन ज्यादा कराएगा, जो कि नेगेटिव फीडबैक बढ़ा के एसीटीएच को कम कर देगा। तो प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म में क्या होगा? ग्लैंड ज्यादा कोर्टिसोल बना रही है, जिसके नेगेटिव फीडबैक से एसीटीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा, लो एसीटीएच। लेकिन यहां भी एक दूसरी अवस्था हो सकती है कि ग्लैंड का अपना प्रॉब्लम ना हो के एसीटीएच पिट्यूटरी की प्रॉब्लम हो, सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म। सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म में क्या होगा? एसीटीएच का सिक्रीशन ही ज्यादा होगा, तो यहां से एसीटीएच ही ज्यादा बन रहा है, जो ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ग्लैंड का हाइपरप्लाजिया और ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी करा रहा है, जिससे कोर्टिसोल ज्यादा बने। तो सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म में एसीटीएच ज्यादा होगा और साथ में कोर्टिसोल की मात्रा ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, इसको समझते हुए हम कोर्टिसोल की जो डिफरेंट पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं एड्रिनल ग्लैंड की, हाइपोकोर्टिसोलिज्म, हाइपरकोर्टिसोलिज्म, वो क्या हैं, किस प्रकार से उत्पन्न हुई हैं, उनको हम भली भांति समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी जाना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस प्रकार से एसीटीएच के द्वारा रेगुलेटेड रहते हैं। बस इतना ब्रीफ में एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का रेगुलेशन पोटेशियम और एंजियोटेंसिन 2 के द्वारा होता है, और एड्रिनल एंड्रोजेंस का एसीटीएच का थोड़ा योगदान, और थोड़ा योगदान एक अभी थोड़ी अनआइडेंटिफाइड सी एंटिटी है, कॉर्टिकल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैश उसका है, वह एड्रिनल ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले एंड्रोजेंस को रेगुलेट करते हैं। तो मित्रों, यह था एचपी एक्सिस और उसके द्वारा हार्मोन्स का रेगुलेशन। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। धन्यवाद।